हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्यूरिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला पार्ट है और इस लेक्चर का लेआउट है। सबसे पहले हम लोग ट्यूरिंग मशीन के मॉडल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि क्यों ट्यूरिंग मशीन को एक्यूरेट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों ट्यूरिंग मशीन को जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बोला जाता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टपल्स रिक्वायर्ड हैं ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूरिंग मशीन के मॉडल डायग्राम में चलते हैं। और ये ट्यूरिंग मशीन का मॉडल है जिसके अंदर मेन कंपोनेंट है टू वे इनफाइनाइट टेप, और दूसरा है कंट्रोल, और तीसरा है रीड राइट हेड, जो कि इस इनपुट टेप पे करंट सिंबल जो कि इस रीड राइट हेड के अंदर होता है उसको या तो रीड करता है या फिर उसको राइट करता है। और रीड या राइट करने के बाद में एक सेल या तो लेफ्ट में मूव करता है या फिर राइट से राइट में मूव करता है। मींस या तो हेड की पोजीशन ये होगी या फिर ये होगी आफ्टर रीडिंग और राइटिंग करंट इनपुट सेल। ओके, सो ये सारा के सारा कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये कंट्रोल होता है एक इनपुट और करंट स्टेट के साथ में रिलेशन, स्टेट रिलेशन, जो कि स्टेट टू स्टेट मूव करता है। ऑफकोर्स ये एक ब्लैंक सिंबल है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेल में कोई इनपुट सिंबल नहीं है। इस ब्लैंक को डिफॉल्ट इनपुट सिंबल भी बोलते हैं। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं इस इनपुट टेप के बारे में, और उसके बाद में वन बाय वन हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इस इनपुट टेप, ये इनपुट टेप इनफाइनाइट मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ये इनफाइनाइट लेंथ की इनपुट टेप जो दोनों ही साइड से इनफाइनाइट है, मींस नॉन रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लैंक रिटर्न हैं, मतलब कितने भी जा सकते हैं, और इस साइड में भी हम लोग जा सकते हैं। मतलब ये रीड हेड इधर किसी भी डायरेक्शन में कितना भी जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बस सब जगह बाय डिफॉल्ट सब जगह ब्लैंक लिखा हुआ है। ओके, इस टैब के ऊपर। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं कि ये इनफाइनाइट टेप कैसे हुई, क्योंकि ये दोनों ही साइड से इनफाइनाइट है, देयरफॉर इट इज ऑफ कोर्स इट इज नोन एज इनफाइनाइट टेप, एंड दिस रीड राइट हेड कैन मूव ओवर एनी ऑफ direction at any of position, therefore we have, or we can say, this is a infinite memory. ओके, सो दिस ये इनपुट टेप जो कि सेल्स के अंदर डिवाइड्स होती है, और हर एक सेल के अंदर या तो इनपुट लिखा हुआ होगा या फिर इस बाय डिफॉल्ट सिंबल ब्लैंक लिखा हुआ होगा। सो ये इनपुट सिंबल्स जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनपुट सिंबल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेप सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और उस ब्लैंक सिंबल दोनों को ही मिला के। मतलब ये जो ब्लैंक है ये बिलोंग्स टू टॉ होता है, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा। ओके, सो फाइनली दिस इज अवर इनफाइनाइट tape. I think this is clear. So next we move for unrestricted memory. ट्यूरिंग मशीन में अनरेस्ट्रिक्टेड मेमोरी भी होती है। पहला हमने डिस्कस किया था ट्यूरिंग मशीन में अनलिमिटेड मेमोरी, मतलब इनफाइनाइट मेमोरी होती है। दूसरी बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन में अनरेस्ट्रिक्टेड मेमोरी होती है। कैसे कि ये जो रीड राइट हेड है ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ओके, एंड ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये किसी भी टेप सिंबल को ओवरराइट कर सकता है, ये किसी भी टेप सिंबल को इरेज कर सकता है, तो इरेज कर सकता है। इट मींस अगर हम लोग रीड राइट मेमोरी के बारे में बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं रीयूजेबल मेमोरी, मतलब वो मेमोरी हम बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे ये हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे ओवरराइट करते हैं, कैसे इरेज करते हैं। तो अभी ये हम लोग सिर्फ इतना ही समझें कि ट्यूरिंग मशीन के ऊपर ये जो रीड राइट हेड है ये 4 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और इस सेल के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में ये या तो मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में या फिर मूव करेगा राइट हैंड साइड में, केवल एक ही सेल। मतलब ये या तो इसको रीड करने लग जाएगा आफ्टर रीड राइट दिस, और या फिर इसको इंडिकेट करने लग जाएगा, मतलब ये कंट्रोल चेंज कर देगा इसको। और इस कंट्रोल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हर एक ऑपरेशन के बाद में जब ये लेफ्ट या राइट में मूव करता है तो इसका मतलब इस इनफाइनाइट टेप पे ये जो रीड राइट हेड है किसी भी सेल को जाके रीड राइट कर सकता है बाय शिफ्टिंग। ठीक है, सपोज मैं इसको रीड कर रहा हूँ और मुझे इसको है ना केवल अनचेंज रखना है, मतलब केवल इसको रीड ही करना है, तो मैं बाद में इसको क्या करूंगा, इसको इसी से ओवरराइट कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, इस तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, और ऐसे करके मैं किसी भी एलिमेंट को जाके रीड कर सकता हूँ। एट पर्टिकुलर इंस्टेंस मैं यहाँ से जाके इसको रीड कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग दीज एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि जिसको भी रीड कर रहा हूँ उसको उसी से ओवरराइट भी करता रह रहा हूँ, तो वापस से मैं एक समय ऐसा आएगा कि मैं इधर पहुंच जाऊंगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ट्यूरिंग मशीन में अनरेस्ट्रिक्टेड मेमोरी है, मतलब हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और किसी भी सेल को जाके रीड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और पहले वाले पॉइंट्स हमने देखा कि हमारे पास में इनफाइनाइट मेमोरी है। सो दो बातें हमने क्लियर कर ली, एक तो ट्यूरिंग मशीन में इनफाइनाइट मेमोरी है और दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब तीसरी बात के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। सो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कंट्रोल की। एक्चुअली देखो, हम ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो जैसा हमें ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी से फॉलोड हो और उतने ही सी आगे हमें मिले, तो अगर हमें ये चेक करना है कि इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ सी, अगर ये सीक्वेंस हमें चेक करनी है, मतलब a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अगर हमें ये चेक करना है तो इसके लिए हम लॉजिक डिजाइन करेंगे, जिस लॉजिक के अंदर हम स्टेट टू स्टेट मूवमेंट करेंगे। तो वो स्टेट टू स्टेट मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेट रिलेशन, और वो स्टेट रिलेशन इस कंट्रोल के अंदर लिखा हुआ होता है ना। ये कंट्रोल वो स्टेट रिलेशन को हैंडल करता है। तो बाय यूजिंग दैट स्टेट रिलेशन वी मेक चेंजेस ओवर दिस इनपुट टेप। Okay, so this is what this is equivalent to what your algorithm, your program, your procedure for a designing of particular purpose. So now we have three things. One is what control, second is infinite memory, second is random access memory. So यही तीन component होते हैं किसी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। होता क्या है कंप्यूटर के अंदर, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक मेमोरी होता है, ये बेसिक कंपोनेंट है किसी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए। तो ट्यूरिंग मशीन में भी ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। क्या है, कंट्रोल किससे दिया जा रहा है, इस कंट्रोल से, मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहे हैं तो वो हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंट समझ रहे हैं इस कंट्रोल के साथ में। जो आपकी मेमोरी होती है जो रीड राइटेबल होती है उसको हम लोग समझ रहे हैं इससे, और आपकी जो मेमोरी होती है वो भी रैंडम एक्सेस होती है, मतलब हम हमारे कंप्यूटर के किसी भी मेमोरी लोकेशन को जाके यूज कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो गिवन बाय this random access or unrestricted input tape. Okay, so by these three things we simply say that our Turing machine is more accurate mathematical model like general purpose computer. So hope this is clear. Next thing, इस दुनिया में अगर कोई कंप्यूटेबल फंक्शन है तो उस कंप्यूटेबल फंक्शन को हम लोग कंप्यूटर से सॉल्व कर सकते हैं। बाय यूजिंग कंप्यूटर वी कैन सॉल्व दैट बाय मेकिंग एल्गोरिथम्स लाइक
लाइक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो कि एनपी क्लास की प्रॉब्लम, उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, सेट कवर प्रॉब्लम्स, ओके, हैमिल्टोनियन साइकिल, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए अभी तक कोई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं है। हम उनको अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं। मींस बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटेबल फंक्शन है, नॉन कंप्यूटेबल फंक्शन है जो कंप्यूट ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनके लिए तो ना तो उसको कंप्यूटर से मदद सॉल्व किया जा सकता है और ना ही उनके लिए ट्यूरिंग मशीन अवेलेबल है। सो एलन ट्यूरिंग ने अपनी ट्यूरिंग थीसिस में, थीसिस एक रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिसर्च की बात लिखी हुई होती है। तो एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग थीसिस में लिखा कि अगर इस दुनिया में कोई कंप्यूटेबल फंक्शन है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है, ओके। और ये 1936 में स्टेटमेंट और उसमें थीसिस दी थी। तो लगभग 90 इयर्स ये आज भी ट्यूरिंग मशीन की जो ट्यूरिंग थीसिस की जो स्टेटमेंट था आज भी वो ट्रू है। तो आप समझ सकते हैं ट्यूरिंग मशीन इज जस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ओके। In this lecture or in upcoming lecture, we are only design a Turing machine for a specific task. If we make the product of all the Turing machine that is designed for the particular task, then that combination of all Turing machine is known as what? A general purpose computer. Okay, means हम एडिशन के लिए अलग ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग बनाएंगे, डिवीजन के लिए अलग बनाएंगे। तो अगर इन सारी ट्यूरिंग मशीन को एक प्रोडक्ट फॉर्म में अगर बात कर लें तो वो क्या होता है, आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर हो सकता है। सो फाइनली ट्यूरिंग मशीन कैन डू एवरीथिंग दैट इज रियल कंप्यूटर कैन डू। अगर हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता तो वो ट्यूरिंग मशीन भी नहीं बना सकता। मीन्स हियर मीन्स व्हाट, द कंप्यूटेशन, ओके ओके, कंप्यूटेशन मीन्स। अच्छा, अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई है तो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने के लिए 7 टपल्स होते हैं या टूल्स बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट, ऑथर टू ऑथर, बुक टू बुक, द नंबर ऑफ टपल्स में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। बट घबराने वाली बात नहीं है, किसी ने एक कम लिख रखा है, किसी ने एक ज्यादा लिख रखा है और उसको हिडनली उसने बता रखा है। मतलब आप ये मेन 7 कंपोनेंट से आप यूज कर सकते हैं। आप इनको चाहे तो कम करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी करके आप लिख दें। बट ये 7 मेन टप्पल है, मतलब ये 7 बातें तो आएगी आएगी किसी ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने में। सबसे पहला आता है सेट ऑफ स्टेट। ये सेट ऑफ स्टेट मतलब नंबर ऑफ स्टेट हमेशा क्या रहेगी, फाइनाइट रहेगी और नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक भी स्टेट नहीं हो। अगर एक भी स्टेट नहीं हो तो किसी भी टाइप का ऑटोमेटा ही नहीं बन सकता, तो ट्यूरिंग मशीन कैसे बनेगी। और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ओके, बिकॉज स्टेट किसी भी ऑटोमेटा में स्टेट एक मेमोरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो मेमोरी कभी भी, कोई भी मेमोरी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। हमने हालांकि बात की है ये इनफाइनाइट मेमोरी, बट वी हैव अ sufficient space, okay, therefore we can say this is what infinite, okay. Hope you understand this. Next, top, this is a set of टेप सिंबल्स। मतलब इस टेप के ऊपर जो कोई भी सिंबल लिखा हुआ है वो सब किस में आते हैं, स्टॉप में आते हैं, ओके। एक स्पेशल और बाय डिफॉल्ट टेप सिंबल होता है जिसको हम ब्लैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लैंक हमें इंडिकेट करता है, इस टेप पे जहां कहीं पे भी ब्लैंक लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इनपुट सिंबल नहीं है। मतलब there is no element which is belongs to sigma, that's it, that's a simple thing, okay. This is by default element. Next, sigma is set of input symbols, okay, and q0 is a initial state जिससे हम लोग हमारे इस कंप्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे। इनिशियली ये कंट्रोल किसमें होगा, आपका q0 में होगा। एंड f is a subset of final states, okay. तो एट द एंड कंट्रोल किसी एक फाइनल स्टेट में होगा, ठीक है, जो कि इस स्टेट इस सबसेट एफ से होगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ट्रांजैक्शन फंक्शन। हमने एक बात की थी
कि आप किसी भी मशीन टू मशीन वेरीफाई, मतलब किसी भी मशीन टू मशीन आप मूव कर लो, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा तो वहाँ ट्रांजैक्शन फंक्शन में चेंज हो गया, और फिर उसके बाद में हम स्टीयरिंग मशीन पढ़ते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन फंक्शन में चेंजेस आ गया। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन पढ़ते हैं तो उस केस में ट्रांजैक्शन फंक्शन में चेंजेस आ जाता है। तो मशीन टू मशीन केवल ट्रांजैक्शन फंक्शन में चेंजेस होता है, और उस ट्रांजैक्शन फंक्शन की है, ट्रांजैक्शन फंक्शन एक्चुअली देता है क्या है, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन रूल्स देता है, उन रूल्स के ऊपर हम लोग मूव करते हैं उस किसी भी पर्टिकुलर मशीन में। तो उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ टपल्स भी चेंज होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे था, है ना, हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था क्यू क्रॉस सिग्मा, क्योंकि हम लोग वहां पे केवल और केवल इनपुट ही पढ़ते थे, बट यहाँ पे टॉ है। टॉ मतलब इन सेट ऑफ इनपुट टेप्स, तो हम टेप का किसी भी सिंबल को पढ़ सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ब्लैंक को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में होते हैं, हम इन टेप सिंबल को पढ़ने के बाद में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, और वो ट्रांजैक्शन होता है कि हम या तो नेक्स्ट स्टेट में चेंज करते हैं। ये स्टेट पहले वाली स्टेट भी हो सकती है या कोई नई स्टेट भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉप टेप सिंबल, तो हम लोग टेप के ऊपर कुछ ना कुछ राइट जरूर करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सपोज अगर आप अभी करंटली हम लोग स्टेट क्यू पे हैं, ओके, सो यू आर एट व्हाट, एक मिनट हम क्लियर कर लेते हैं। सपोज अभी हम लोग कहाँ पे हैं, क्यू में हैं, और ये आपकी स्टेट हो गई क्यू, और अभी हम लोग टॉप में से क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल ए पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये ए ही रहे, है ना, इसमें चेंजेस नहीं करना है, और ना ही, और आपकी स्टेट सपोज आप चाहते हैं कि स्टेट चेंज हो जाए, तो हमने इस स्टेट को Q1 लिख दिया, और यहाँ पे स्टॉक की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वापस ए। तो इसने क्या किया, इस जो ए पढ़ रहा था उसको ए ही रहने दिया, उसको ओवरराइट किससे किया, ए से ही किया, और आफ्टर चेंजिंग स्टेट ओवरराइटिंग दिस ए, वो या तो लेफ्ट में मूव करेगा या फिर राइट में मूव करेगा, ओनली वन से। तो अगर सपोज हम लोग बात करते हैं ये राइट में मूव करता है, तो अभी ये किसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी Q1, ओके, और यहाँ पे ए को ए से ही ओवरराइट कर देंगे। तो ये ट्रांजेक्शन होता है। इनिशियली उसने क्या था, क्यू स्टेट में था और वो ए को पढ़ रहा था। ओके, इसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तो कोई डाउट है तो आप एक बार तो इस लेक्चर को वापस से सुन लें, और नहीं तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। इस लेक्चर को बनाने के लिए ये रेफरेंसेस यूज हो रखे हैं, तो आप इनमें से भी जाके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।